कई बार तो ऐसा होता है कि लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। मनुष्य जब अपने छोटा माने बच्चे से ऊपर जब उठने लगता है तो उसकी अपनी एक लक्ष्य होती है, वो लक्ष्य विहीन नहीं होता है। अब लक्ष्य विहीन तो होते हैं जो लोग भागा दौड़ी कर रहा है, एकदम जमीन के लिए, पैसे के लिए लोग लड़ रहे हैं, जो एकदम खुशहाल जीवन जी रहे हैं, फिर भी वो लड़ ले रहे हैं कि ये है मेरा, ये है मेरा, फिर आकर यहाँ पे कोर्ट में फिर जेल जाना, बहुत सारी चीजें हो रही। तो आप अभी किस नजरिए से दुनिया को देख रहे हैं? बता रहा हूँ मैं आपको। अब दूसरा है कि मुकदमा वो नहीं पहचानता है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। अब कैसे होगा, ये क्या सोचता है, ऐसा इसको सोचने की क्या ज़रूरत है अभी। लेकिन मैं शुरू से मैं इस टाइप का मैं अब उसी को जिद्दी आप कहिए कि नहीं, मैं भी ठान लिया था। मैं कई नौकरियों में मेरा सिलेक्शन हुआ, ग्रामीण बैंक में हुआ, बाहर उड़ीसा में स्टेट प्लांट में नौकरी हुई। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। तब क्या चल रहा है आजकल जीवन में? जीवन में क्या चल रहा है, जीवन में तो उतार चढ़ाव होता ही है। हाँ, ये तो मनुष्य का नेचुरल चीज़ है कि मनुष्य का जो है सो हमेशा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन उससे कभी अपने पेशेंस को नहीं खोना चाहिए। हमेशा आदमी को स्माइलिंग मूड में रहना चाहिए और हमेशा उसका लक्ष्य जो है वो बराबर उच्च शिखर की तरफ रहना चाहिए। ये बात सही है। अच्छा वकील साहब, एक चीज़ बताइए, मान लीजिए बात करेंगे हम लोग, इससे पहले लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में जानते होंगे और बहुत ऐसे लोग होंगे जो अवेयर नहीं होंगे कि आप कौन हैं। आप एक एडवोकेट हैं, लेकिन आपके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग होंगे। तो उन लोगों को अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। मेरा नाम देवेंद्र पांडे हुआ। मैं यहाँ सिविल कोर्ट गोपालगंज में एक वरीय अधिवक्ता हूँ और मैं सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को देखता हूँ। साथ साथ न्यायालय द्वारा मुझे कुछ अलग से जिम्मेवारियाँ दी गई है जिसका भी मैं पालन करता हूँ। आपको मैं बता दूँ कि मैं सर्वे कमिश्नर भी हूँ, जो कोर्ट के सिविल कोर्ट में होते हैं, हम लोग उसमें और लोग हैं, लेकिन मैं भी एक सर्वे कमिश्नर हूँ। साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा अधिकृत किए गए हम लोग एक मध्यस्थ भी हैं, जो न्यायालय में हम लोग बैठ करके और जो सुलहनीय बात है उसको हम लोग अपने बीच बचाव से लोगों को समझा करके हम लोग सुलह कराते हैं और उसकी रिपोर्ट हम लोग माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को देते हैं। ये तो रहा आपका इंट्रो, आपका परिचय। बात को आगे बढ़ाने से पहले पॉडकास्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, उसमें आपके लाइफ स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। तो सबसे पहले बात करने से पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका बचपना कैसा था? देखिए, बचपना जो है सब लोगों की बचपना होती है। बचपना आप भी बचपना से गुजरे होंगे और मैं भी गुजरा हूँ बचपना से। मेरी बचपना जो है मुझे अभी तक दिखाई दे रही है। मैं अगर अपने पीछे बैक करके देखता हूँ तो मेरी बचपना जो है, जब से मैंने होश संभाला है तब से लगता है कि आईने की तरह जो है वो दिखाई देता है। तो हम लोगों का शिक्षा दीक्षा जो है गांव के विद्यालय में, जैसे मेरा गांव एक बहुत धार्मिक गांव है, बैकुंठपुर ब्लॉक हुआ और बैकुंठपुर ब्लॉक के अंदर एक दिघवा गांव पड़ता है जो दिघवा दुबौली के नाम से जाने जाते हैं। वह दिघवा धाम के नाम से भी जाना जाता है चूँकि वह बहुत पौराणिक जगह है। आपको मैं बता दूं कि जब पांडवों ने राजसू जग को जीत करके, माने ये आपका हस्तिनापुर का जो लड़ाई था, पांडव लोग जो जीते, तो मेरे ही गांव में एक स्थान है सिंहासनी, जहाँ सिंहेश्वरनाथ बाबा का स्थान है और दिघवागढ़ है। तो उन लोगों ने यही जगह सेलेक्ट किया जहाँ पर उन लोगों ने राजसू जग किया और राजसू जग करने के बाद पांडव लोग हिमालय के गोद में प्रवेश कर गए। तो मेरा गांव जो है दिघवा दुबौली दर्शनीय स्थान के नाम से जाने जाते हैं, वही मेरा गांव है। अच्छा, बचपन में आप किस प्रकार के मतलब लड़के थे? देखिए, बचपना मेरा जो है, मैं बहुत जिद्दी टाइप का आदमी था। मैंने जिद पर उतारू होता था और जो जिद कर लेता था कि ये काम मुझे करना चाहिए, मैं गलत कभी नहीं सोचा। ये एक खूबी है कि मैंने कभी गलत नहीं सोचा। मैं हमेशा हमारी दिमाग में था कि ये मुझे करना है और उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं संघर्ष पर विश्वास करता हूँ। आपको मैं बता दूँ कि मैं संघर्ष पर विश्वास करता हूँ, चूँकि मैं ये जानता हूँ
कि संघर्ष करने वाले कभी असफल नहीं होते हैं, कभी असफल नहीं होते हैं। जैसे मोहम्मद गोरी ने भारत पर 17 बार चढ़ाई किया और वो बार बार असफल हो जाता था, लेकिन 17वां बार जो है वो सफल हो गया। तो सफलता जो है आविष्कार की जर्नी है। जब तक आप अपना आविष्कार करते रहेंगे, सोच को बढ़ाते रहेंगे, कर्तव्य की ओर बढ़ते रहेंगे, वो आपको उसकी तरफ लाएगा खींच करके। अभी जो सफलता और असफलता की बातें हो रही है, तो बात को आगे बढ़ाने से पहले हम इस पे एक बात जानना चाहेंगे कि आखिर लोग जब मेहनत करता है तो हर व्यक्ति के मन में बस यही रहता है कि मुझे सफल होना है। वो कभी असफलता के बारे में सोचता ही नहीं है कि अगर इनकेस ये चीज़ें नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूँगा, या फिर मैं अपने मानसिक संतुलन को कैसे बैलेंस करूँगा। और कई बार ऐसा होता है कि जीवन है तो उतार चढ़ाव लगा रहता है, कभी असफल होगा व्यक्ति तो कभी सफल होगा। और उस कंडीशन में जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो डिप्रेस हो जाते हैं लोग, एंजाइटी का बीमारी हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। तो आप सफलता और असफलता को किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा मानना है कि जब आदमी मनुष्य जब अपने छोटा माने बच्चे से ऊपर जब उठने लगता है तो उसकी अपनी एक लक्ष्य होती है, वो लक्ष्य विहीन नहीं होता है। अब लक्ष्य विहीन तो होते हैं जो डाइवर्ट होते हैं, अब कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं, तो वो तो उनको तो दिक्कत है। लेकिन मेरा लक्ष्य है या आपका लक्ष्य है कि मैं हिमालय पहाड़ पर पहुंच जाऊं, तो एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी, ये आपको मान करके चलना है। आपको निगेटिव नहीं सोचना है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, हम परीक्षा दे रहे हैं तो पास भी कर सकते हैं, फेल भी कर सकते हैं, रिजल्ट क्या हुआ इसकी बात छोड़ दीजिए। आप उस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट जो भी होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप अपना प्रिपरेशन जो है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब 10th क्लास का विद्यार्थी था उस समय मैट्रिक हुआ करता था, अब आजकल 10th हो गया है। हम लोगों के यहाँ 11वां क्लास को मैट्रिक कहा जाता था। जिस समय हम लोग उस विद्यालय में थे या 11वां में थे, तो हम लोग का एक सिलेबस था। सिलेबस ये था कि हम लोग पार्ट वाइज बात पढ़ते थे। पहला पार्ट ये था कि हम पास कितना तैयारी में हम पास कर जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया कि हमारा इतना माने प्रिपरेशन हो कि हम पास कर जाएं, कहीं किसी की तरफ परीक्षा में झांकने ताकने की हमको मौका नहीं मिले। और दूसरी है कि अब उसके बाद डिवीज़न हम तो पास, पहले हम अपना पास का एक अपना रूटीन तैयार करेंगे कि हम इतना पढ़ेंगे तो पास कर जाएंगे। अगर एक किताब से 5 क्वेश्चन, एक पेपर में हम लोगों के समय 5 क्वेश्चन आया करता था। 5 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन मेरे पास स्टॉक में है तो उसमें से 4 तो निश्चित आ जाएगा, एकदम उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो जब 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 10 जब मेरे स्टॉक में रहेगा तभी हम 5 सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हम इसमें पास कर जाएंगे। लेकिन अब हमको डिवीज़न लेना है, तो डिवीज़न लेने के लिए अब उसका एक्स्ट्रा जो है सो हमको एनर्जी खपत करना पड़ेगा। तो हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि नहीं, अब इसके बाद हमको 10 नहीं, एक किताब से हमको 20 क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। अब 20 क्वेश्चन कैसे तैयार होगा? रट करके तैयार हो जाए, अपने माने ब्रेन से हो जाए, जैसे भी हो। ये आप समझते हैं अलग अलग लोगों का तैयारी प्रिपरेशन होता है। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं मैथ पढ़ता था, जब देखते थे कि मुझे बहुत कठिनाई हो रही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ये परीक्षा में आ सकती है, तो हम उसको रट भी जाते थे कि हमको जुबान पर जो है सो अगर आ जाए तो हम उसको हूबहू लिख दें। तो ये आपका प्रिपरेशन होना चाहिए कि जैसे भी हो, रट करके हो, अपने दिमाग से हो, पढ़ने से हो, जैसे भी हो, लेकिन आपको तैयार करना पड़ेगा। तब आप जो है सो आप डिवीज़न हासिल करेंगे। जो आप ये बता रहे थे कि जब आप छोटे थे तो आप बहुत जिद्दी थे, मतलब आपको जो चीज़ करना है वो एकदम करना ही है किसी भी कंडीशन में। तो सर आपको क्या लगता है कि आप जब बचपन में जब भी मतलब आप होश संभाले होंगे, 8 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी होगा, अभी अप्रॉक्स हमको लगता है कि आप 60-65 के अप्रॉक्स होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं? अभी तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ, क्योंकि सारी जवाबदेही जिम्मेवारी जब आप लोगों को जब आ जाती है, बच्चे जब युवावस्था को पार करते हैं, किशोरावस्था को पार करते हैं, युवावस्था में जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है, बाल बच्चे होने लगते हैं, ऐसी परिस्थिति में उनकी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है। ठीक है, जब जिम्मेवारी बढ़ेगी तो आपका सोच जो है बंटेगा।
अब आपको देखना है कि हमारे परिवार में बच्चे हैं, हमारी बीवी है और लोग हैं, तो सबकी जवाबदेही जो है वो तो आप पर जा रहा है। तो आप कैसे उसको, अब इसके लिए आप अब किसी जिद पर उतारू हो जाए तो बैक क्या होगा। इसलिए अब आप वहाँ से हमारा जिद जो है, जैसे ही हमने परीक्षा पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, मेरा जिद समाप्त हो गया। मैं उसके बाद से वो हमारा बदल गया, तब्दील हो गया। अब हमारी जिम्मेवारियाँ बढ़ गई, बाल बच्चे हो गए, तो उनका शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई और वो सब प्रोग्रेस, वो सब की सारी जवाबदेही तो मेरी हो गई। ऐसी परिस्थिति में, लेकिन मेरा लक्ष्य था, मैं शुरू से ये मेरा सोच था। मैं क्लास 7 में पढ़ता था, उस समय से मेरा ये विचार था अपना अंदर से कि मैं अपने लाइफ में एक अच्छा वकील बनूंगा। ये मेरी अपनी इच्छा, आपको माने जो मेरी अंदर की बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बराबर सोचा करता था। मेरे घर पे जो लोग थे वो लोग इस चीज़ को, अब कैसे होगा, ये क्या सोचता है, ऐसा इसको सोचने की क्या ज़रूरत है अभी। लेकिन मैं शुरू से मैं इस टाइप का, मैं अब उसी को जिद्दी आप कहिए कि नहीं, मैं भी ठान लिया था। मैं कई नौकरियों में मेरा सिलेक्शन हुआ, ग्रामीण बैंक में हुआ, बाहर उड़ीसा में स्टेट प्लांट में नौकरी हुई, लेकिन मेरा दिमाग जॉब की तरफ नहीं था। मेरा दिमाग हमेशा हर्ट करता था कि ये वकील जो है अपने न्यायाधीशों के समक्ष जो है सो कितना बढ़िया से बढ़िया बहस करे और अपने क्लाइंट को अच्छा से अच्छा सेवा दे करके उसके पक्ष में न्याय को दिलावे। ये हमारी शुरू की जो है अभिलाषा थी और जिसको मैंने पूरा करके दिखाया है। आप तो एक वकील हैं और आपके पास बहुत सारा केस आता होगा, बहुत सारे लोग आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता होगा कि बहुत पैसे वाले लोग आते होंगे। बिल्कुल, कि बहुत पैसा है, मतलब ये खरीदा जाएगा, ऐसे कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा। बहुत ऐसे लोग आते होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होता होगा, फिर भी वो चाहते होंगे कि मेरे पक्ष में वो केस हो, जो केस की जीत हो वो मेरे पक्ष में हो। तो वहाँ पे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस करना पड़ता होगा कि ऐसे लोग आ गए, बहुत प्रकार के लोग, मतलब 77 प्रकार के लोग वहाँ पे आ रहे हैं। तो आप एज ए वकील, एज ए एडवोकेट, आप अभी कोर्ट कचहरी की दुनिया एक अलग है और एक ऐसे जो लाइफ नॉर्मल जी रहा है उसकी दुनिया अलग है। दोनों को मर्ज करके देखा जाए तो किस नजरिए से आप अभी इस दुनिया को आप देख रहे हैं? मतलब जो लोग भागा दौड़ी कर रहा है, एकदम जमीन के लिए, पैसे के लिए लोग लड़ रहे हैं, जो एकदम खुशहाल जीवन जी रहे हैं, फिर भी वो लड़ ले रहे हैं कि ये है मेरा, फिर आकर यहाँ पे कोर्ट में फिर जेल जाना, बहुत सारी चीजें हो रही। तो आप अभी किस नजरिए से दुनिया को देख रहे हैं? बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, ये व्यवस्था है, ये न्याय प्रणाली जो है एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को बहुत आगे माने बढ़ाने के लिए सरकार भी अपनी व्यवस्था में लगी हुई है। लेकिन अब पब्लिक, ये सारी व्यवस्था पब्लिक के लिए है, आम जनता के लिए है। हमारे यहाँ या कचहरी में, कोर्ट में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग आते हैं। इसके लिए कोई समय और टाइम नहीं, आपको मैं बता देता हूँ कि इसके लिए कोई समय नहीं। जिस तरह से बीमारी के लिए कोई समय नहीं है और कौन डिजीज हो जाएगा, उसी प्रकार मुकदमा जो है कब आपके पास आ जाएगा, कब आप उसमें फंस जाएंगे, ये आप भी नहीं बता सकते हैं। वो एट रैंडम हो जाता है। अब जैसे माने आप यहाँ बैठे हैं, हमारे और आपके बीच डिस्कशन हो रही है, किसी बिंदु पर हम लोग बात कर रहे हैं, इत्तेफाक से किसी बिंदु पर हम लोगों को दोनों को मतभेद हो गया और बातें जो है सो मारपीट में बदल गई। अब इसके बाद मामला पुलिस स्टेशन जाएगा, पुलिस स्टेशन के बाद वो मामला जो है केस मुकदमे में चला जाएगा। आप जानते थे कि हम जाएंगे वकील साहब के डेरे पर और उनसे विवाद होगा और हम लोगों के बीच मुकदमा हो जाएगा। ऐसा कभी कोई नहीं सोचता है। तो एक तो ये हुआ। अब दूसरा है कि मुकदमा वो नहीं पहचानता है कि आप अमीर है कि गरीब है। ठीक है, वो नहीं पहचानता है कि आप अमीरी से गुजर रहे हैं, कि आप गरीब हैं, कि आप माने पूंजीपति हैं, सबको है, उससे कोई अलग नहीं है। चाहे वो राजनीतिक कोई दल हो या नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये सभी लोग जो है उस दायरे में आते हैं। न्यायपालिका के दायरे में सभी लोग हैं। अब आपका प्रश्न जो था कि आपके पास तरह तरह के लोग, भिन्न तरह के लोग आते हैं, यह बात सत्य है कि जो लोग मेरे पास आते हैं, अगर मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति जो है बिल्कुल कमजोर है तो मैं उस पर विचार करता हूँ। मैं अपनी बात में आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अपना मानना है कि वो व्यक्ति जब मेरे पास पहुँचता है तो तकलीफ तो उसको है कि पुलिस दौड़ रही है, जेल चला जाएगा। उस डर से मेरे पास आता है कि सर मुझे बचाइए, कैसे क्या होगा। अब मैं
मेरा ये सोचना है कि कैसे उस व्यक्ति के साथ न्याय हो सके, उसको राहत मिल सके। तो हम वहाँ अपनी बात में कर रहा हूँ कि मेरी माँ ने जब मैं वकील बना तो मेरी माँ ने ये बताया था कि बेटा किसी की दिल दुखा करके कभी पैसा मत लेना। पैसे तो हम लोग लेते हैं, ये बात सत्य है कि हमारा पैसा है, प्रोफेशन है, तो फी हमको गवर्नमेंट नहीं देती है, प्राइवेट रूप से हम लोग लेते हैं, तो लेंगे। लेकिन हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि किसी क्लाइंट को हमसे ये तकलीफ नहीं हो जाए कि हम 1000 के बदले उसे 10,000 ले लें, 20,000 ले लें, उसको तकलीफ हो, रात में वो खा नहीं पाए। बहुत ऐसे क्लाइंट आते हैं जो उनके पास खाने की भी पैसा नहीं है और वो मुकदमा हो गया है, तो वैसे लोग भी न्यायालय में आते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछा करता हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारा काम मैं पहले करूँगा। मेरे दिल में बराबर ये आता है कि मैं कहीं एक इंस्टीट्यूशन खोल दूं जहां पर मेरा बोर्ड लगे कि यहाँ ये आपको निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। इस तरह का अंदर से मेरा जो है माने विचार है, रहता है हमेशा कि हम इस तरह से लोगों का सेवा कर सके। अगर मेरे पास, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं न्यायालय में मध्यस्थ भी हूँ और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अधिकृत हूँ, तो वो सामाजिक वर्क है, वो सामाजिक वर्क है और उसमें कहीं आपको ये नहीं है कि आपको कोई वेतन तनख्वाह मिलता है, नहीं, अंडरडियम कुछ मिलता है हम लोगों को। लेकिन हमारे दिल में, जहन में हमेशा ये बात रहता है कि ये बात अगर मेरे मेहनत से सॉर्ट आउट हो जाए, समाप्त हो जाए, तो मेरी उपलब्धि है। और ये कोशिश मैं करता हूँ कि विवाद जो है किसी भी समय समाप्त हो सकता है अगर प्रयास किया जाए तो प्रयास होना चाहिए। अच्छा, जब आप कोई केस लड़ते हैं और बहुत डेंजरस केस होता है और वो बहुत गरीब घर का केस होता है और उसमें कैसे भी करके आप जब जीत हासिल करते हैं, तो उस वक्त आपको मतलब क्या महसूस होता है, क्या फील करते हैं आप जब घर आते हैं, सोते हैं? मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन की बहुत बड़ी खुशी आज है जो मैंने मुकदमा जीत लिया। मुकदमा जीतना बच्चे का रिजल्ट से उतनी खुशी नहीं होती है जितने अपने क्लाइंट की मुकदमा से हमको खुशी होती है। इसलिए कि वह क्लाइंट जो है सो जाएगा तो वो गांव में, जवार में हर तरफ कहेगा कि देवेंद्र पांडे जी हमारे एडवोकेट थे, बहुत मेहनत से उन्होंने हमारा केस की मैंने को देखा और अंत जो है सो हमारा विजय हो गया। तो ये अधिवक्ता पर भी डिपेंड करता है। अधिवक्ता को मैं बताता हूँ कि अधिवक्ता को 2 चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पैसे के पीछे नहीं जाना चाहिए, फर्स्ट, ये मेरा सुझाव है। आप लोग इसको चैनल पर भी चलाएंगे, बहुत सारे दुनिया के लोग देखेंगे कि अधिवक्ता को प्राइमरी स्टेज में तो बिल्कुल पैसे की तरफ नहीं जाना है। उसके बाद जब उसका सेकेंड स्टेज आएगा तो उस समय उसको मेहनत भी करना है और पैसे भी मिलेंगे। जो क्लाइंट आपके पास आएगा आपसे कुछ लेकर के नहीं जाएगा, आपको दे करके जाएगा। ठीक है, वो आपको 500 नहीं देगा, 250 रुपए देगा, आपसे तो कुछ लिया नहीं। तो आपका हमेशा लक्ष्य होना चाहिए कि चलिए अगर हमको कुछ कम दे रहा है और हमारे साथ तो उसका व्यवहार बन रहा है तो उसको तो डेली आपके पास आना है ना जी। एक दिन थोड़े आएगा आपके पास, जब तक उसका मुकदमा है आपके पास आएगा, आपका संबंध बना रहेगा। इसलिए अधिवक्ताओं को, चूंकि उनके नाम के पहले विद्वान शब्द लगा हुआ है, समाज में, सोसाइटी में लॉयर, इंजीनियर और डॉक्टर 3 लोग क्रीम होते हैं। तो एडवोकेट जो है वह एक ऑफिसर है, एक पदाधिकारी है न्यायालय का। और जब तक वो अपने को ये बात नहीं समझ पाएगा कि मैं न्यायालय का एक पदाधिकारी हूँ, उसके एक्ट में लिखा हुआ है कि लॉयर इज द ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। अधिवक्ता जो है व्यवहार न्यायालय का, सिविल कोर्ट का एक अधिकारी है। तो उसके साथ अब इस चीज को आप समझेंगे, जैसे आज हमारा यूनियन है, हमारा संघ है, संघ आज कहता है कि हम आज न्यायालय में नहीं जाएंगे। एक संघ के जो अधिकारी हैं, एक बार उन्होंने नोटिस कर दिया कि हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा एक भी अधिवक्ता किसी न्यायालय में नहीं जाएगा। जज साहब कोई आदेश नहीं पारित कर सकेंगे, कोर्ट नहीं चलेगा, बंद तो नहीं होगा लेकिन कोर्ट की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अधिवक्ता अपने पहले आपको समझना चाहिए उसको। मैं अधिवक्ताओं को भी यह बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जो विद्वान अधिवक्ता है, चाहे वह कनिये है, ये जो है सो सीनियर है, मोस्ट सीनियर है, जो भी है, उनको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो है, हम अपनी रोज पढ़ते हैं, रोज नई नई आदेशें आती है, नई नई जजमेंट्स आता है और उस चीज का अध्ययन करना पड़ता है। तो अध्ययन तो मैं बताता हूँ कि बहुत जरूरी है। अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे, अधिवक्ता को बहुत स्कोप है,
एक अधिवक्ता चाहे तो दुनिया के हर क्षेत्र में वो जा सकता है एक अधिकारी होकर के, लेकिन एक जनरल मैन नहीं जा सकता है। अधिवक्ता चाहे तो रेलवे में मजिस्ट्रेट हो सकता है, अधिवक्ता चाहे तो सिविल कोर्ट का जज हो सकता है, अधिवक्ता चाहे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जज हो सकता है, अधिवक्ता चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, लेकिन अधिवक्ता होना अनिवार्य है। उसको किसी न किसी विधि विश्वविद्यालय से उसको स्नातक की विधि स्नातक की डिग्री लेना पड़ता है। उसके बाद जब तक उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वो अपने स्टेट में अपना जा करके इन्वॉल्वमेंट नहीं कराएगा, लाइसेंस नहीं लेगा, तब तक वो अधिवक्ता नहीं हो सकता। एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आप तो एवरी सिंगल डे आप कोर्ट जाते होंगे, गांव के भाषा में कोर्ट कचहरी बोला जाता है। भगवान के पास लोग मतलब जाने को सोचते हैं कि मंदिर है, मस्जिद है, तो लोग वहाँ जाते हैं पूजा पाठ करने। सुबह उठ के जब इंसान सोचता है कि मुझे भगवान के पास जाना है, जल ढारना है, अगरबत्ती जलाना है, तो वहाँ पे बस एक रहता है कि सुकून के लिए वहाँ पूजा पाठ करने के लिए आदमी जाता है। वैसे ही कोर्ट कचहरी भी है। तो आप कोर्ट कचहरी को किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे मंदिर लोग एवरी सिंगल डे जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान न करे कि कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़े। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, मैं भी कहता हूँ इस बात को कि आम जनता को न्यायालयों में नहीं जाने का मौका मिले, ये बात मैं भी कहता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उसके लिए कोई समय और कोई निश्चित तिथि नहीं है कि आप कब न्यायालय के चक्कर में आ जाएंगे, कब आपको केस मुकदमे हो जाएंगे। अगर मान लिया जाए कि आप उसके दायरे में आ ही गए, तो आपको न्यायालय पर भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा। ये आपका जो है, जब तक आपका विश्वास, बहुत लोग देखते हैं हम लोग कि एक क्लाइंट आया और महीने में कई वकीलों को बदल देता है, ठीक है, वो वकील बदल देता है, इसका मतलब है कि वकील पर उसका भरोसा नहीं। जब उसका भरोसा वकील पर नहीं है तो क्या उसका न्यायाधीश पर भरोसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब भरोसा नहीं होगा तो वो निगेटिव सोच रहा है, और मेरा सोचना है, मेरा मानना है कि मनुष्य को कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। और अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, आपका फैक्ट भी सामने आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा ये सुझाव होगा कि कभी भी अगर किसी के आप पास जाइए, जिसके पास भी जाइए, लेकिन निर्भीक होकर के आप उनसे अपनी बात शेयर कीजिए और उनकी बात सुनिए और उनको बोलिए कि मैं बहुत भरोसा करके आया हूँ, मेरा काम जो है उसी गति में होना चाहिए। आप राजनीतिक पे बात करते हैं, बिल्कुल, बताइए किस पार्टी को पसंद करते हैं सबसे? देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, मैं शुरू से, मैंने 1974 से मैं जेपी मूवमेंट में था। मैं बहुत बच्चा था, 5 या 6 क्लास में मैं पढ़ रहा था। उस समय आपके भारत में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। लोग जैसे भी हो, लोग नाखुश हो गए या उनसे उब चुके थे, तो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में देश में एक आंदोलन चला जिसमें बिहार सर्वोपरि था। बिहार में सबसे अगर तेज आंदोलन हुआ तो बिहार में हुआ। उस समय हम लोग विद्यालय में विद्यार्थी थे और हम लोगों से जो सीनियर मोस्ट जो स्टूडेंट थे, वो लोग जा करके हम लोगों को ऑर्गेनाइज करते थे कि यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, रेलवे ट्रैक पर धरना देना है, प्लेटफॉर्म पर बैठना है, ब्लॉक में जाना है। तो हम जाते थे, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे जहन में रहता था कि जब देखते थे कि पुलिस जो है सो दौड़ करके और डंडा लाठी लेकर चलती थी, तो मैं भागने में बहुत तेज पड़ता था। मैं भाग जाता था, कभी पुलिस के पकड़ गिरफ्त में मैं नहीं आया। मैं आपको बता देता हूँ कि ये दिमाग में मेरा रहता था कि पुलिस से कभी जो है मैंने उसके साथ मुठभेड़ नहीं करना चाहिए। हुआ जो भी रिजल्ट हुआ, 1977 में जा करके सरकार बदली, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री हुए। चला नहीं चला वो अलग की बात है, लेकिन ये छात्र जीवन की बात रही। छात्र जीवन के बाद जब मैं कॉलेज में आया, मैं इंटरमीडिएट गोपालगंज महाविद्यालय से साइंस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया और यहाँ आने के बाद छात्र तो हम लोग थे ही, लेकिन मेरे दिल में एक चीज बराबर देखा करता था। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो उनका एक स्लोगन हमको याद है आज तक, दूरदृष्टि। उनका इशारा इसी टाइप का था कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ये उनका स्लोगन था और इस चीज को मैं आज भी कहता हूँ कि जिस परिवार में, जिस घर में, जिस राज्य में अगर ये चीज खत्म हो जाए तो समझिए कि तब वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
घर में आप देखिए डिसिप्लिन नहीं रहे, बच्चे कहीं जाए, बीवी कहीं जाए, लड़कियां कहीं जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कौन डिसिप्लिन है? तो जब डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी स्थिति जो है कभी खराब हो सकती है। इसलिए इंदिरा जी का जो वो चीज़ हमको जब दिमाग में आया तो मेरा झुकाव उनके विचारधारा की तरफ हुआ। कांग्रेस का विचारधारा जो है को मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, तो देखा कि इनका विचारधारा जो है देश के लोगों को, भारत के जो जनता है चाहे जिस धर्म के हो, हमारे यहाँ धर्म की राजनीति नहीं होती है, हमारे यहाँ जो है सो हम लोग जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा भारत जो है सो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हम लोग हर धर्म को मानते हैं, देखते हैं, सभी लोगों को जीने का हक है। तो उसके बाद हमने देखा कि नहीं, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य की कई प्रजातियां होती है, जिस तरह से पशुओं में प्रजातियां होती है, मनुष्य भी है, जातियों में विभाजन हुआ, लेकिन मैं इसका शुरू से विरोध करता हूँ। मैं जाति शब्द से मुझे बहुत, चूंकि मैं एडल्ट एजुकेशन में भी मैंने काम किया, जिस समय बूढ़े लोगों को पढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था तो मैं एडल्ट एजुकेशन में काम किया, बूढ़े लोगों को भी मैंने पढ़ाया इस हिसाब से कि मेरे गांव में जो निरक्षर हैं वो साक्षर बन जाए। ये मेरी अपनी सोच थी कि नहीं, उसको ठीक है सरकार व्यवस्था की थी, लेकिन सोच मेरा था कि नहीं, हमारे गांव, मैं बताता हूं कि जिस समय मैं एडल्ट एजुकेशन में था, मैं अपने गांव के सभी निरक्षरों को साक्षर कर दिया था। ऐसा मेरे गांव में कोई नहीं था कि वो हस्ताक्षर नहीं करे। तो ये जो है ईच वन टीच वन की बात थी कि एक व्यक्ति, प्रत्येक अगर एक व्यक्ति को पढ़ा दे तो भारत के लोग जो है उनकी निरक्षरता जो दूर हो जाएगी, सभी लोग साक्षर हो जाएंगे। आज भी हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ लोग आता है तो निशान लगाता है। मैं कहता हूँ कि भाई क्यों आप निशान लगा रहे हैं, आप दस्तखत कीजिए, मैं बताता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि चूंकि उसको बार बार आना है, बार बार जाना है, दस्तखत करेगा, हस्ताक्षर करेगा, तो वो उसको नॉलेज हो जाएगा और उसकी ये निशान की बात खत्म हो जाएगी और हस्ताक्षर करना शुरू कर देगा। तो ये अपनी अपनी सोच है बहुत। अब दूसरे लोग कैसे होते हैं मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा अपना सोच है कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको ये समझता हूँ कि वो मेरा विद्यार्थी है, मेरे विद्यालय में पढ़ने के लिए आया है, मैं कोशिश करता हूँ कि कानून की बहुत सारी जानकारी उसको मैं दे दूँ। ये मेरी अपनी सोच है। अभी फॉरेन में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री माननीय है, हमारे इस देश के सर्वोच्च जो होते हैं वो माननीय हैं, और उनका हमको प्रधानमंत्री तो जो होगा हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोग किसी को अनादर नहीं कर सकते हैं, उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं हो सकती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उनकी सोच जो है, मेरा अपना मानना है कि भारत में वो व्यापार की तरफ जो है, जिस तरह से एक कंपनी जो है आकर के कहीं अपना प्लांट लगाती है और व्यापार करती है, उस तरह से इस देश के लोगों के साथ व्यापार किया जा रहा है और तरह तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके उसको छला जा रहा है। जबकि हमने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, या पहले पूर्व में जो कांग्रेस की विचारधारा थी कि लोगों को साथ लेकर चलिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, जो चीज इनमें हम ये बार बार जो है सो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जिस चीज को मैं पसंद नहीं करता हूँ। मेरे मित्र, मैं आपको बताता हूँ कि मैं शुरू से, मैं भी, हम लोग भी जहाँ रहते हैं सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, छोटे हैं बड़े हैं, तो अब उसको हम ये दृष्टि से नहीं देखते हैं। मेरे गाँव में मैं जाता हूँ, गाँव में तो जो है कोई काका है, कोई चाचा है, किसी भी जाति के हो, तो हम लोगों का रिलेशन संबंध जो है, एक प्रेम व्यवहार जो है वो होना चाहिए। यह व्यवहार देश के लोगों के साथ भी होना चाहिए। राजनीति का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि राजनीति में जो है सो आप तरह तरह का जो है सो मैंने ऐसा आप व्यवहार करें कि लोगों में आपस में फूट हो जाए। तो ये चीज अंग्रेजों में थी, अंग्रेज जो है सो भारत के लोगों में फूट डालने का काम करती थी और वो शासन करती थी। तो ये मुझे मैं नहीं पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबको लेकर के चलिए, सबका विकास हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं सबका जो है सो चौमुखी विकास हो। सबको पढ़ने लिखने का, शिक्षा का व्यवस्था सरकार करे, विद्यालय का व्यवस्था करे, अस्पताल की व्यवस्था करे, रोड नाला की व्यवस्था करे, उसके भोजन आवास का व्यवस्था करे, ताकि वो स्वतंत्र देश का नागरिक है। चूंकि इस देश की आज़ादी की कहानी अगर जो पढ़ा है, देखा तो हम लोगों ने नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कहानी पढ़ा है, सुना है कि भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे समय लग गए। इस भारत के महापुरुषों को, महात्मा गांधी जैसे जो महापुरुष थे जिनके नेतृत्व में इस देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई,
और अंततः जो है सो संघर्ष का फल ये हुआ कि 1947 में 15 अगस्त को ये भारत जो है आजाद हो गया। तो हम आजाद देश के नागरिक हैं, हमें गुलाम बनाकर नहीं रखा जाए, हम आज़ादी की ओर बढ़ें, सबको आज़ाद रहने का मौका मिले, ये हमारी अपनी सोच है। आप एक देश के नागरिक हैं और आपका ये राइट बनता है कि आप ये सवाल किसी से भी पूछ सकते हैं कि मतलब हमारे देश में अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है तो हम अपनी सरकार से ये सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। आप एक नागरिक के नाते ये बताइए कि अभी हमारे देश में किस किस चीज़ों की कमी आपको दिख रही है। आप एक नागरिक के नाते ये बताइए कि अभी हमारे देश में किस किस चीज़ों की कमी आपको दिख रही है। देखिए, सबसे पहले तो है कि देश में भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा जब होगा तो हम विकास करेंगे, विकसित होंगे। और ये देखना है कि भारत को विकास करने के लिए अच्छा विद्यालय होना चाहिए। बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ेंगे तो वो विद्वान बनेंगे, तरह तरह की जो है सो वो डिपार्टमेंट को देखेंगे। इसके बाद आपका चिकित्सालय होना चाहिए। चिकित्सा की व्यवस्था जो है, जैसे अभी की चिकित्सा की व्यवस्था हम देख रहे हैं कि वो भी प्रोफेशन हो गया है। अभी जो व्यवस्था चिकित्सा की है वो प्रोफेशन है कि अगर एक मरीज किसी डॉक्टर के पास चला गया तो डॉक्टर को भगवान की उपाधि दी गई है। डॉक्टर जो है सो सेकेंड गॉड है, लेकिन वो अपने दिल में, अपने जेहन में, हृदय पर हाथ रखकर कहे कि मैं भगवान हूँ, मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए। उसको पैसे से नहीं आका जाता है। पैसा जो है वो तो सबको चाहिए ही, जीवन में सबको, हर परिवार को देखने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन अब यह है कि एक गरीब मरीज चला जाए और उसकी खेत बेचवा करके हम उसका इलाज कर लें, ये हमारा कोई चिकित्सा का व्यवस्था नहीं होगा। तो व्यवस्था जो है चिकित्सा का अभी जो हम देख रहे हैं, ये हम अभी उसको माने नहीं समझ रहे हैं कि यह बढ़िया व्यवस्था है। बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आम जनता को उसके गांव तक से शहर तक जाने के लिए बढ़िया से बढ़िया चिकित्सा करने के लिए उसको व्यवस्था होना चाहिए। तो चिकित्सा व्यवस्था अभी मेरे यहाँ जो है मेरे समझ से वहाँ मुझसे संतुष्ट नहीं है। विद्यालय में देख रहे हैं कि विद्यालय में जिस ढंग से पहले हम लोग पढ़ते थे, हम लोग कोचिंग ट्यूशन नहीं जाते थे, आज मैक्सिमम बच्चे कोचिंग जाते हैं। उनका जो है सो सरकारी विद्यालयों से संपर्क बहुत कम रहता है। इसका कारण क्या हो सकता है? आप भी स्वयं इस पर मंथन करें कि बच्चे विद्यालय में अगर बढ़िया शिक्षा उसको मिले तो कोचिंग में उसको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन वो विद्यालय में वो उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसके लिए सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेवारी उसकी है। क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो आपका क्या स्टेप होगा, आप क्या करेंगे देश के लिए? देश के, मैंने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री जो है भारत का एक सर्वोच्च व्यवस्था है और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी पक्ष का नहीं होता है। वह भारत के 140 करोड़ जनता की होता है। तो उसको, उसके दिल में 140 करोड़ लोगों के बारे में हमेशा मंथन होना चाहिए कि हमारे 140 करोड़ लोग जो है सो कैसे खुशी रहे, कैसे खुशहाल रहे। उसका सर्वे करावे कि सर्वे में कहाँ किस चीज़ की जनता में कमी उसको दिखाई दे रही है, सरकार उसको व्यवस्था करे। मुझे अगर इस तरह का मौका दिया जाएगा तो मैं वही करूँगा कि मैं 140 करोड़ जनता के लिए मैं हमेशा जो है सो अपने जेहन में रखूँगा कि किसी जनता को मुझसे कोई तकलीफ नहीं। ये तो रहा सब राजनीति की बातें, देश की बातें, और इसी दुनिया में सब कुछ है। A to Z चीज़ यही है। जो भी चीज़ हमारे साथ हो रहा है आज कल, जो भी चीज़ें हो रही है, आजकल एक वर्ड बड़ा फेमस हुआ है, दोस्ती। आप तो 60-65 साल की उम्र में, जाहिर सी बात है आपके भी बहुत बड़े बड़े दोस्त होंगे। आप भी दोस्ती किए होंगे अच्छे अच्छे लोगों से। उसमें कई लोग ऐसे मिले होंगे जो आपको धोखा दे दिए हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हो और वहाँ पे वो लोग साथ ना दिए हो। तो आप दोस्ती को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मेरे समझ से दोस्ती तो होना चाहिए, दोस्त भी मिलना चाहिए, दोस्त की आवश्यकता है, लेकिन सच्चा दोस्त हो तब। लेकिन दोस्त भी आजकल कई प्रकार के होते हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अगर सही दोस्ती हो जाए तो ज़िंदगी में कभी वो दोस्ती ब्रेक होगा। लेकिन जब हम क्या आपको बतावें कि दोस्ती में
जब हम चाहेंगे कि हम उनसे कुछ स्नेच कर लें और कुछ ले लें और हमारी दोस्ती वहीं से समाप्त हो जाए, तब वो दोस्ती नहीं है, वो समाप्त हो जाएगी। मैंने लोभ के लिए दोस्ती नहीं होना चाहिए, लालच में दोस्ती नहीं होना चाहिए। दोस्ती पर मेरा ये कहना है कि दोस्त तो होना चाहिए, लेकिन दोस्त अगर हो तो कृष्ण और सुदामा जैसा हो, कि अगर कृष्ण मथुरा के राजा हो गए और सुदामा जी वहाँ जाते हैं, तब भी जो है सो यही समझता है कि ये तो मेरा दोस्त सुदामा है, एक साथ हम लोगों ने पढ़ा है। तो आजकल की दोस्ती हम देख रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो धूल झोंकने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों की पहचान हो गई है। तो स्टेट लाइन में आपको मैं सीधी तौर पर आपको बता रहा हूँ कि दोस्त जो है आजकल, अब दोस्त कई प्रकार के हैं, लेकिन आपको विचार करके दोस्ती करना है। उसका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उठना बैठना, आचरण पर आपको देखना है कि ऐसा नहीं हो कि हमारी दोस्ती किसी चोर से हो जाए तो बराबर आपको भी उधर फोल्ड कर देगा। अब मान लीजिए कि आजकल लोग स्मगलर होते हैं, शराब दारू की काम करते हैं, तो जो काम करेगा और उसके साथ अगर मित्रता हो जाएगी तो आपको निश्चित रूप से जो है वो लेकर के उसके तरफ ढालना शुरू कर देगा। जैसे आप अच्छे आदमी हैं, मान लीजिए कि आप में यह कोई गुण नहीं है, लेकिन आप तरकुल के पेड़ के नीचे बैठ करके और ताश खेल रहे हो, मैं आपको जरूर ये कहूँगा कि ताड़ी पीने के लिए आप बैठे हुए। जैसे एक मेरे गांव का एक नाई जो है कल आया हुआ था, मैं गांव से गुजर रहा था तो देखा कि वो तरकुल के पेड़ के नीचे बैठा है। मैंने उससे कुछ इस तरह की बातें कहा तो कहा कि नहीं सर, मैं ये सब नहीं पीता हूँ, मैं छूता नहीं। हमने कहा कि ठीक है, मेरी सोच है, मेरी गलतफहमी है कि तुम चूँकि तरकुल के पेड़ के नीचे बैठा था इसलिए मैंने ये बात कहा, तुम क्षमा मैं चाहता हूँ, मैं सोचा था कि तुम्हें यह अवगुण है। तो ये देखने से आदमी जो है वो साथ संगत की बात हो जाती है। और दूसरी चीज़ है कि हमेशा ये देखना है कि मनुष्य माने जो दोस्ती में टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। एक आध बार कुछ नुकसान सह करके भी टेस्ट कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन दोबारा जो है, जैसे मेरे यहाँ कभी कभी कुछ ऐसे लोग आए जो बहुत ज़रूरी हुआ, मेरे मित्र हैं, भैया हमको अभी लड़की की परीक्षा में आए हैं, पेट्रोल गाड़ी में नहीं है, 200 रुपया दे दीजिए, दे दिया। लेकिन दोबारा जब वो आते हैं तो 200 रुपया भूल गए। तो वो हम बहुत उनके करीबी मित्र हैं, हमसे उनको बहुत करीबी है। तो अगर पैसा ले लिए वहाँ तक मित्रता है, लेकिन लौटा देने में वो उनको दिक्कत है, तो ये कौन मित्रता है? मित्रता तो ये है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो मैंने आपसे ले लिया, तो आपको भी ज़रूरत पड़े तो आपको दे दिया, तब वो मित्रता चलेगा। मेरे समझ से ये जो है, देयर शैल बी फ्रेंडशिप बिटवीन टू इक्वल्स, दो माने समान जो लोग हैं उनके बीच ये मित्रता चलती है। तो मित्रता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आजकल सोच समझ करके मित्रता करना है। हठात कहीं अगर किसी से मित्रता कर लीजिए तो कब धोखा हो जाएगा ये ऊपर वाले भी नहीं बता सकते हैं। एक आजकल के ज़माने में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ फैमिली में ये चीज़ होता है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी उम्र 60-65 साल है, तो आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आप मतलब 60 साल पीछे के जीवन आप जिए हैं, 65 साल पीछे के जीवन आप जिए हैं, हम लोग तो देखे ही नहीं है वो चीज़। अभी क्या है, आप ही एक पेरेंट्स हैं, आपके भी बाल बच्चे जो होंगे 25 साल 30 साल के, तो वो कहीं ना कहीं वो आपके आधी उम्र पे हैं वो लोग, और आप उनसे दोगुने उम्र पे हैं। तो आज के हिसाब से पेरेंटिंग कैसा होना चाहिए, मतलब एक माँ बाप को कैसे होना चाहिए अपने बाल बच्चे के प्रति, क्योंकि ज़माना बदलते जा रहा है, ये मॉडर्न होते जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि पेरेंट्स जो है सब लोग होगा। आप जो बात कर रहे हैं आप भी पेरेंट्स बनेंगे, तो बनेंगे तो आपका सोच हमेशा ये रहना चाहिए कि अगर मेरे हाथ में 5 उंगलियां है तो ये हमारे ही हाथ का है, ये किसी दूसरे हैंड का उंगली आ करके इसको नहीं लगाया गया है। तो बच्चे अगर, जैसे मैं मानता हूँ कि मुझे 5 बच्चे हैं, 3 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं, मैं सामान्य रूप से सभी बच्चे बच्चियों को देखने का काम करता हूँ। ये मेरी अपनी सोच है कि मेरे जहन में यह है कि हमारे बच्चे, माने दोनों बच्चे में कोई ज़्यादा पढ़ सकता है, कोई कम पढ़ सकता है, कोई ज़्यादा कमा सकता है, कोई कम कमा सकता है, लेकिन मेरा न्याय ये नहीं है कि अगर मेरा कोई छोटा बच्चा कम कमा रहा हो तो मैं उसके साथ कोई दूसरा वसूल करना शुरू कर दें, और कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हो तो मेरा झुकाव उसके तरफ हो जाए। ये कतई किसी पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स का हमेशा दिल जो है ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा है, मेरा है, और हम जो है सो सामान्य रूप से सभी लोगों को देखने का जब तक काम करेंगे तो हमारे परिवार में शांति रहेगा, परिवार में
भाईचारा रहेगा, सब लोग सुखी संपन्न रहेंगे। और जब आप भाईचारा कायम करेंगे, आप सही पेरेंट्स का रोल अदा करेंगे, तो परिवार में विघ्न बाधा पैदा नहीं होगा। ये मेरी अपनी मानना है। पैसे को किस नजरिए से देखते हैं आप? कितना जरूरी है पैसा? पैसा देखिए, पैसा तो हर को चाहिए, पैसे की आवश्यकता तो है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा। लेकिन पैसे के पीछे आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं है कि आज मैंने रात भर दिन भर मैं सोना भी छोड़ दूं, खाना भी छोड़ दूं, मुझे पैसा ही चाहिए, पैसा 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 रटते रटते बहुत पैसे वाले लोगों को मैंने देखा कि वो डिप्रेशन में चले गए और उसके बाद पैसा के पीछे जो है दौड़ते दौड़ते उनकी सारी जिंदगी खत्म हो गई और पैसा से भेंट नहीं हुआ। पैसा उद्यम की चीज़ है, वो सोच की चीज़ है। जैसे जैसे आपको पैसे की आवश्यकता होगी, आपका सोच बढ़ता जाएगा, आपका वर्क बढ़ता जाएगा, आपका व्यवसाय बढ़ता जाएगा, पैसे आते जाएंगे। आप हमेशा ये दिल में रखिए कि हमको पैसा कमाना है तो ईमानदारी से कमाना है। कभी भी अगर ईमानदारी अगर आप रखेंगे तो आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा, हमेशा आपकी उन्नति होगी। ये हम लोगों का धार्मिक बात है कि सच्चाई एक ऐसा चीज़ है जिसके बल पर आप हर के दिल को जीत सकते हैं। लेकिन बेईमानी एक ऐसा चीज़ है, अगर मान लीजिए कि किसी से बेईमानी करके कुछ रुपए गेन कर लिए, वो नहीं, मेरे समझ से वो आपके पास नहीं रुकेगा, वह कहीं ना कहीं गलत जगह चला जाएगा। तो सही पैसे जो है सो सही जगह खर्च होंगे, बाल बच्चे पढ़े लिखेंगे, अच्छे बनेंगे, आपका नाम होगा, समाज में आपको लोग बहुत अच्छे दृष्टि से देखेंगे। तो ये सब चीज़ जो है, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, मेरा ये सुझाव है कि किसी भी व्यक्ति को पैसे के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उस काबिल हो जाएंगे तो पैसे आपको खोज लेगा। जैसे मैं अधिवक्ता हूँ, मैं अपने टेबल पर काम कर रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत होगा तो पैसा लेकर मेरे पास आ जाइएगा। मैं आपके पास अगर दौड़ करके जाऊँगा तो ये पैसे के पीछे जाना हो गया। तो मेरा ये सोच है, या मेरे मित्रों को मैं यही कहा करता हूँ, मैं अपने साथियों को यही सुझाव देता हूँ, जो भी मेरे कलीग हैं, मेरे साथ बैठते हैं या मेरे से अलग होकर के काम करते हैं, उनको मैं बराबर ये बताया करता था कि अधिवक्ता का विचार उत्तम होना चाहिए, उसमें ऐसा गुण नहीं होना चाहिए जो आपके क्लाइंट से, पक्षकार से मिलता जुलता हो। जैसे मैं खैनी नहीं खाता हूँ, बीड़ी नहीं पीता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, ताड़ी नहीं पीता हूँ, तो ये सारे गुण, गुटखा नहीं खाता हूँ, मेरे में ये गुण नहीं है। तो अगर मेरे साथ जो बैठेंगे उनको मैं पहले कहता हूँ कि देखो भाई, ये सारे चीज़ जो है समाज के लिए अच्छा चीज़ नहीं है, वो बहुत समाज में उसका बुरा असर होगा। अब जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मैंने कहा कि थोड़ा बनाओ खैनी, अब वो लगा खैनी बनाने, अब हमको खैनी खिलाएगा, उसके बाद कहेगा कि सब चलिए ना थोड़ा हमारा किस्सा देख लीजिए। तो खैनी खिला करके भी किस दिखवा लेगा, ये मैं पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास जो भी हो, जितना भी शक्ति हो करो, लेकिन अब क्लाइंट के साथ ये सब व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो विचार जो है सो हमेशा आदमी को अपना समाज में उत्तम रखना चाहिए, ताकि आप हमेशा विकसित हों। आप अपने लाइफ के 3 एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि ये बताना चाहिए, ये चीज़ें लोगों को जाननी चाहिए कि मैं 60 साल में ये चीज़ मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हूँ, स्ट्रगल हुआ, फेलियर हुआ, सक्सेस हुआ। तो 3 ऐसा चीज़ बताइए जो आपको सच में लगता है कि आपको बताना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं शुरू से मेरा अपना जो है अपनी बात में आपको शेयर कर रहा हूँ कि मनुष्य को कभी समय बेकार नहीं जाने देना चाहिए। ठीक। जो समय चला जाएगा वह किसी भी ज़िंदगी में घूम करके फिर दोबारा नहीं आएगा। एक दिन का समय का महत्व अगर आप समझ जाएंगे, आप नौजवान हैं, आप अपने समय के महत्व को समझेंगे कि ये समय बहुत कीमती है, तो आप भविष्य में बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो मैं पढ़ाई का काम करता था, मेरी परिस्थिति गांव का था, मेरे फादर किसान थे, लेकिन उनका भी दिल हमेशा था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा बने। उनका एक हौसला था, मेरी माता जी का हौसला था कि मेरा बेटा जो है सो बहुत अच्छा बने। इसके लिए उनका आशीर्वाद था, उनको उनका स्नेह प्यार मुझे मिलता था। लेकिन मैं समय जो है एक दिन आपको मैं बता देता हूं कि बेकार नहीं जाने देता था। सुबह जैसे स्कूल हमको जाना है तो उसके पहले मैं अपने घर की सारी काम करके, सर सफाई से लेकर के माल मवेशी को देखना और देख करके विद्यालय जाना, और विद्यालय से आ करके फिर शाम को मैं कुछ एक्स्ट्रा घर के लिए काम करता था। कुछ मैं शुरू से व्यवसाय करता था, छोटा छोटा व्यवसाय करता था कि मैं समझूं कि उससे मुझे कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो ये मेरा हमेशा दिमाग में रहता था कि आदमी को जो है सो समय का उपयोग करना चाहिए। और दूसरी बात आपको बता दूं कि कभी ये किसी काम को
हेय नज़रिया से नहीं देखना चाहिए, तुच्छ नज़रिया से नहीं देखना चाहिए कि बहुत छोटा काम है। जैसे अब हमको कोई कह दे कि जाइए ना रोड पर बैठ करके आप सब्जी बेचिए, मैं उसे पसंद करता हूँ। रोड पर सब्जी बेचना ये कोई बहुत गुनाह नहीं है। आज रोड पर बैठ करके ताश खेलना और एक रोड पर चौराहे पर बैठ करके सब्जी बेच करके अपने बाल बच्चे का परवरिश करना, दोनों में किसको लाइक किया जा सकता है? ताश खेलने वाले को या सब्जी बेचने वाले को? तो सब्जी बेचने वाले को, तेल बेचने वाले को, पान बेचने वाले को, मैंने कोई भी काम अगर इस धरती पर है जो अच्छा काम है, मैं बुरा का हमेशा जो है सो विरोध किया है। मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते थे जो बहुत बड़े अपराधी किस्म के हैं, मैंने उनको अपने सुझाव दे करके समझा करके आज उनको मुख्य धारा में जुड़वा दिया, जो आज समाज में अच्छे कहे जाते हैं। ये मेरा मिसाल है। बहुत सारे उदाहरण है, अब इस बार आपको नाम मैं नहीं बताऊंगा चूँकि ये वसूल की और एक्ट के खिलाफ बात है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर कोई उस तरह की व्यक्ति मेरे पास आया है तो मैंने उसके चाल चलन आचरण को मैंने बदल दिया है और बदल करके समाज के मुख्य धारा में जोड़ करके आज वो अपराधी जो है सो थाने में दरोगा जी के साथ बैठ करके चाय पीता है और समाज में बैठ करके घूमता है। तो ये हमारी अपनी सोच है कि अगर मेरे पास आप आते हैं, अगर आप देखते हैं कि आप में ये अवगुण है, कमी है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप भी मेरे बच्चे के समान हैं, आप भी मेरे भाई के समान हैं। मैं उसे मेरे कहने से अगर दूर हो जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं बहुत सोशल आदमी हूं, आपको बताता हूं कि सोशल में जितने भी कामें हैं वो जो है सो मैं करता हूं। आज भी गांव में चला जाऊंगा, मेरा गांव से बहुत अच्छा लगाव है, बहुत दिल लगता है लोगों के पास बैठने में, बात करने में। वहाँ चुनाव भी लड़ता हूँ, वहाँ के गांव का मुखिया सरपंच का चुनाव भी लड़ता हूँ। जीतना हारना अलग की बात है, लेकिन क्यों कि मैं समाज की मुख्य धारा से लोगों के साथ हमारा संबंध अच्छा रहे, व्यवहारिकता मेरी रहे, मैं व्यवहार से लोगों के साथ आना जाना करूं। तो ये हमारी शुरू से सोच रही है। बहुत लोगों को गांव पसंद नहीं होता है और बहुत लोगों को गांव से बहुत लगाव होता है। आपको गांव से बहुत लगाव है, क्या फील होता है? देखिए, आपको बताते हैं, उद्देश्य मनुष्य का अलग अलग होता है। समय के अनुसार पहले तो मैं गांव ही से आया हूं, मैं कोई शहरी नहीं हूं, ये फैक्ट है। मेरा स्टेटमेंट इज़ वेरी मच क्लियर दैट कि मैं बिल्कुल गांव से आया हूं। मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी भी किसान थे, हम लोग खेती करते थे और खेती से जो उपार्जन होता था उससे हम लोगों का पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, दवा दारू सब होता था। आज भी हम लोगों का खेती बाड़ी है, सिर्फ अंतर यही है कि उसका तरीका बदल गया है। आज तरीका ये हो गया है कि जो खेती हम लोग खुद किया करते थे आज वह दूसरे के हाथ चला गया है और हम उस पर आश्रित हो गए हैं। तो अब शहर में आने का उद्देश्य दो होता है। शहर में अब हम लोग यहाँ वकालत करते हैं, तो मेरी मजबूरी है कि यहाँ से आना जाना और खेती कर लेना और वकालत कर लेना दोनों नहीं हो पाएगा। तो वकालत मैं करता हूँ तो मैं इसको प्रोफेशन समझ कर करता हूँ, मैं अपने ड्यूटी समझ कर करता हूँ, मैंने अपनी नौकरी समझ कर करता हूँ। लेकिन जो मुझे समय बचता है इससे, जो हमारे वकालत से जो समय बचता है उसको मैं अपने गाँव में खेती में या गांव के लोगों के समस्या में, पंचायती में लोगों की समस्या दूर करने में, इस सब में मैं खर्च करता हूं। तो इसलिए मैं गांव को, शहर से अच्छा मैं गांव को पसंद करता हूं। आजकल गांव में बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, पहले नहीं था, जिसके चलते लोग शहर और गांव को दो भागों में बांट दिया था। आज मेरे समझ से शहर और गाँव में कोई अंतर नहीं है। गाँव में आप जाइए, बिजली है, पानी है, सड़क है, चिकित्सालय है, स्कूल है, विद्यालय है, सब कुछ है, जिसके लिए लोगों को पहले दूर दराज जाना पड़ता था। तो ये सब सुविधा बढ़ा है, हमारा देश उन्नति किया है। ऐसा नहीं है कि हमारा देश जो है सो विकसित नहीं है, लेकिन अभी अब अमेरिका अफ्रीका तो नहीं है, लेकिन भारत जो है सो दिन प्रतिदिन विकसित हो रहा है। आने वाले समय में आप क्या देखना चाहते हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री के रूप में कौन है? देखिए, अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, चूँकि ये हमारे समझ की बाहर की बात है। अब 140 करोड़ जनता की मत को मैंने ये अपने दिल में ले करके, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार बदलाव होना चाहिए। मेरी अपनी चाह है कि एक बार बदलाव होना चाहिए और बारी बारी से लोगों को बदल करके और देश का संचालन जनता को करवाना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी सबक मिले कि हमने ये गलती किया था तब हमको, जैसे 2010 में, 2010 में 14 में जो है, उसके पहले ये कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के रिज में लोगों ने जो है सो उनको बदला। मोदी जी को बहुत शौक से लोगों ने जो है सो बहुत मेहनत से, मोदी जी भी मेहनत किए, 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के,
तो उनका भी मेहनत था, देश के लोगों के प्रति जो है सो समर्पित हैं। तो प्रधानमंत्री को ऐसा होना चाहिए। अब वैसा अब एक बार जो है सो दूसरे को भी ला करके देखना चाहिए कि उनकी तुलना में अगर कोई सक्षम है या नहीं है। काहे कि देश में नेताओं की कमी नहीं है, बहुत सारे नेता हैं। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ आजकल कि ये फिल्मी दुनिया वाले लोग राजनीति की तरफ जो है सो अपना कुछ कर गए हैं। तो मैं इसे अपने समझ से लाइक नहीं करता हूँ, चूँकि आप एक इंडस्ट्री चलाते हैं और आप दूसरा जो है सो राजनीति को लेकर के इसमें बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोगों को आना चाहिए। जैसे हम लोग एडवोकेट हैं, हमारे समाज से लोगों को जो है सो राजनीति में जाना चाहिए। हम इतिहास को देखें, आप इतिहास को देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये बड़े बड़े जो महापुरुष थे वो सब लोग जो है सो लयर थे। हम भी पर्सनली ये बात मानते हैं कि मान लीजिए कोई अगर एक्टर है, चाहे जो राजनीति के बारे में जानता ही नहीं है, जो उसके परे कभी है ही नहीं, और वैसे लोग राजनीतिक में आ रहे हैं, तो हमारे भी हिसाब से ये सही नहीं लग रहा है। मैं भी उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि राजनीति के लिए इसकी भी पढ़ाई होती है। पॉलिटिकल साइंस जो है, जो बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें राजनीति शास्त्र उसको हिंदी में कहते हैं। तो आपने जो है सो अगर उस शास्त्र को पढ़ करके प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड तो आपका होना चाहिए। शुरू से आपने जो है सो फिल्मी दुनिया का काम किया, आपने फिल्म बनाया, लोगों का दिल मनोरंजन का काम किया, और अब जो है सो जब आपका उम्र कुछ बढ़ गया तो आप जो है सो अपने वर्क को चेंज कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि अभी हम वकील हैं, शुरू से हम वकील हैं, आज हम वकालत छोड़ करके अगर दूसरे जगह चले जाए तो मेरे लिए वो नया काम होगा, लेकिन वकालत मेरे लिए पुराना काम है। मैं कठिन से कठिन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो मेरा समझ है कि जो विद्वान इस देश के हैं, जिस समुदाय से आते हो, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो राजनीति में जाएं। अब अम्बेडकर जी थे हम लोगों के सबसे बड़े इस देश के विद्वान माने गए, जिन्होंने संविधान का रचना किया। तो आज बताइए कि अम्बेडकर जी बनने के लिए लोगों को तो तपस्या करना पड़ेगा। अब आपने जो है सो पूरा जिंदगी बिता दिया फिल्म इंडस्ट्रीज में, और उसके बाद आपको कह दिया जाए कि संविधान बनाइए, क्या संभव है? हो सकता है? नहीं है। तो इस पर ध्यान माने लोगों को भी देना चाहिए। और हमारे मित्र जो आ रहे हैं, हमारे भाई हैं, मैं उनको अनादर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का अनादर नहीं करता हूँ। मेरी अपनी सोच है कि वो अपना फैकल्टी बदल करके और उस इंडस्ट्री को छोड़ करके इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो ये माने मेरे समझ से अच्छा नहीं है। वो जहाँ है, जिस दुनिया में है, उस दुनिया में अपनी नाम रोशन करे, ये मेरी शुभकामना है। सही बात है। ओवरऑल हम लोग 1 घंटे के अप्रॉक्स पहुँचने वाले हैं बात करते करते। बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिला। आप में एक ताकत है इस उम्र में भी, 60 साल 65 साल की उम्र में आपकी आवाज़ों में दम है। ऐसा कोई अगर किसी के सामने अगर आप बैठ के बात करें तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ये 60 साल के व्यक्ति बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी आपने वो पूरा जोश भरा हुआ है, अभी आप बिल्कुल जवान हैं। आपको आज कैसा लग रहा है मेरे चैनल पे आकर मेरे से बात करके? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और आपको जो है मेरे तरफ से आपको शुभकामना है कि आपने जो है सो इस चैनल के माध्यम से मुझे बात करने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं हृदय से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और जहाँ तक आप मैंने बात करने का तौर तरीका के बारे में जो आपने बताया कि आप में बोल्डनेस है, ये आज से नहीं है। मैं शुरू से इस पर विश्वास करता हूँ कि हमेशा आप अच्छा नेक काम कीजिएगा, आप बोल्ड रहिएगा। मैं किसी पीछे घूम करके नहीं देखता हूँ, चूँकि मैं अदरवाइज सोचता नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत से जो कुछ किया है, अपनी मेहनत से किया है, और मैं उसी पर भरोसा रखता हूं। और आने वाले जो मेरे जनरेशन है, उनको भी मैं यही कहता हूं कि तुम मेरे सिद्धांत पर चलो, मेहनत करो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। इसलिए नौजवानों को, बच्चों को, जब तक वह इस धरती पर है, उसको ये जानना है कि नहीं, मुझे कुछ सीखना है। आज भी मैं समझता हूँ कि आपसे मैं कुछ सीख रहा हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं आपके चैनल से मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपसे मैं कुछ गेन कर रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ और मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। तो ये मेरी अपनी जिज्ञासा है कि मैं हमेशा कुछ न कुछ, हमारी ऐसी सोच है कि मैं ये नए चीज़ को जानूँ कि ये क्या है, इस पर क्या होना चाहिए। 25 साल का लड़का एक 60 साल के व्यक्ति के पास बैठता है और बैठ के जब बातें करता है, तो वो 25 साल के व्यक्ति के पास भी ये विचार होनी चाहिए और ये सोचना पड़ेगा उसको भी कम से कम 20 साल आगे तक जाकर कि हम किस एंगल से सर से बातें करेंगे कि उनसे वो सारी चीज़ें उनके पेट से निकलवाएं, उनके दिमाग से निकलवाएं। तो 25 साल के लड़के के साथ बात करके आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आपको मैं बता दूँ कि आप 25 साल हो, 20 साल हो,
आप 10 साल के हो, लेकिन आपकी जो बातें हो रही है वह किसी उम्र से उसका तकाजा नहीं किया जा सकता है। ये इसकी मैंने कंपैरिजन जो है उम्र से नहीं किया जा सकता है। ये आपकी अपनी बोल्डनेस है कि आपने इस कम उम्र में भी आपने इतना जो है सो उच्च शिखर पर जाने का आप अपना हौसला बुलंद रखते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। ओवरऑल देवेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पे आए और अपने जीवन के बहुत कीमती समय 1 घंटा आपने निकाल कर दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे चैनल के जो लोग हैं सबको मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। ओवरऑल ये रहे हमारे देवेंद्र सर जी, और वीडियो से आपको क्या सीख मिलता है, इसमें 1 घंटे में बहुत सारे टॉपिक पे बात की गई है, इससे आपको क्या सीख मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किसके साथ देखना चाहते हैं वो भी नेम मेंशन कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, उसके साथ भी हम लोग इंटरव्यू करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे। बाकी ये वीडियो से आपको क्या सीख मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बता दीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर दूसरे किसी वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।